क्या हुआ? चोरी हो गई? क्या बात कर रहे हैं? तो कंप्लेंट करवा दीजिए। नहीं करवानी? क्यों? पुलिस खुद आके कंप्लेंट करेगी। अरे ऐसे कैसे होगा? अच्छा ऐसा ही चल रहा है वोट्स के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको भी इतना ही हैरान कर देगा जितना मैं हैरान हूं। हो क्या रहा है कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बहुत जबरदस्त एक ब्लेम लगाया गया है कि वोट चोरी हो रही है और उस वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगातार जीतती जा रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पावर से बहुत दूर जा रही हैं। तो एक बार हम चलिए कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पे कुछ फैक्ट चेक करके कुछ चीजों के बारे में जान के एक कलेक्टिव राय बना सकें, हम वहां पहुंच सकें जहां से हम लोगों को ये चीज सही है या नहीं है, ये चीज सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है, वो डिसाइड करने में हेल्प मिल सके। लेकिन इसके लिए हमें बहुत पीछे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस सारे केस में एक स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें कहां मिलेगा? 25 ऑफ जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे एक दिन पहले ही सेटअप कर दी गई थी। इंडिया की पहली संवैधानिक बॉडी इसलिए बनाई गई क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने वाला था और उसके बाद इलेक्शंस होने थे, तो उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक बॉडी चाहिए थी। वो बॉडी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उस बॉडी ने आज तक, ये हम लोगों को सबको पता है क्योंकि हमने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज तक उस बॉडी ने बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए बहुत साफ सुथरे इलेक्शंस करवाए हैं। हाँ, कई जगह खामियां होती हैं, हर इलेक्शन कमीशन के साथ में होती होगी, सिर्फ हमारे देश में नहीं। वो एक सिस्टमिक इशू है, तो मैं मानता हूं कि ऐसे सिस्टमिक इश्यूज हो सकते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। चीजों में प्रॉब्लम होती है, वो होती रहेगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या हम ऐसा ब्लेम लगा सकते हैं जैसा अभी लगाया जा रहा है कि ईसीआई कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलके एक कंस्पायर कर रही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर से दूर रहे? तो चलिए कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं कि क्या ये सही है और क्या ये नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 ऑफ जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके मेजर काम क्या है? इसके मेजर काम है लोकसभा के इलेक्शंस करवाना, स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके इलेक्शंस करवाना, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उनके इलेक्शंस करवाना। लेकिन इसके काम यहीं तक नहीं रुकते, इसके काम की डेफिनेशन बहुत वाइड है। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि ईसीआई, हमारी ईसीआई जिसको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानते हैं, वो सिर्फ भारत के लिए काम नहीं करती, वो बहुत सारे दूसरे देशों के लिए भी बहुत अच्छे काम करती है। जैसे कजाकिस्तान, थाईलैंड, फिजी, जिम्बाब्वे जैसे देशों के लिए ये अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है। जैसे नेपाल, भूटान और नामीबिया जैसे देशों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो खुद से इंडिया में मैन्युफैक्चर ईवीएम्स प्रोवाइड करता है और उनके नो हाउ, मतलब उनको चलाने की तकनीक भी साझा करता है। इसके अलावा ईसीआई टाइम टू टाइम फॉरेन डेलीगेशंस को केटर करता है जो यहां आके इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को सीखते हैं और अपने देश में जाके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस सारे मुद्दे के चलते हुए ईसीआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या ये सारी चीजें आती भी हैं जिन पे बवाल हो रहा है या नहीं आती? तो देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन रोल प्रोसेस जो है, इलेक्टोरल रोल प्रोसेस जो है वो आज की चीज नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही है। और सेक्शन 21(2)(a) ऑफ द आरपीए एक्ट 1950 एंड रूल 25 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960 के अंडर में इसके पास में वो पावर्स आती हैं जहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। इलेक्टोरल रोल प्रोसेस है क्या? देखिए, आप और मैं, हम लोग, हर मेरी उम्र के और आपकी उम्र के लोग जो ज्यादातर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग कभी ना कभी वोट करते हैं। उन वोटिंग के लिए एक लिस्ट बनती है, वो लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन की देखरेख में बनती है और वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी हो रही है, ये हमेशा से होती हुई है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये शीट जो है, ये रूल्स जो है वो 75 साल से ईसीआई रेगुलर चेंज करता हुआ आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ये बोल दें कि ईसीआई को एक दिन सपना आया और उन्होंने ये रूल्स उठाए और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को पावर से दूर रखने के लिए
एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस बहुत टाइम से चलता हुआ आया है और मैं समझता हूं आगे भी ये चलता ही आएगा। इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? वो पड़ती इसलिए है क्योंकि देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है कि बहुत सारे वोटर्स जो हैं आपके और मेरे जैसे लोग कई बार शहर छोड़ देते हैं, कुछ घरों में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे माइनर लोग होते हैं जो विद टाइम अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जोड़ने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनके जगह को चेंज करने के लिए इन रोल्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये मुद्दा आया कहां से? ये मुद्दा आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल रिवीजन बिहार के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। उसमें होता क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर है, इनफैक्ट पावर नहीं बोलूंगा, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को का एक दायित्व है। वो दायित्व क्या है कि हर स्टेट इलेक्शन से पहले या फिर हर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो चेंज करने ही होते हैं, जिससे सैंक्टिटी बनी रहे। इस बार भी यही हुआ और वही रीजन थे कि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये करना जरूरी भी हो जाता है। इनफैक्ट बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां पे लोगों को ज्यादा सुविधा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ्स में लोगों की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी, जिससे आपके और मेरे जैसे वोट देने वाले लोगों को ज्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े, ज्यादा लाइंस में ना लगना पड़े। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई बहुत ज्यादा अपने मर्जी से या खुद के हिसाब से चीजें नहीं कर रहा, वो लोगों के बारे में सोचते हुए इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये सारा इशू स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसकी जड़ क्या है। इसकी वजह ये है कि हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम से एक पार्टी पावर में है और कुछ टाइम से एक पार्टी पावर में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में उनको सफलता नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टी को ये लगता है कि दूसरी पार्टी और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सब मिलीभगत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और उस रूलिंग पार्टी की। लेकिन क्या ऐसा बोला भी जा सकता है, ये है बड़ा सवाल। मुझे लगता है कि हमें ये बोलने से पहले बहुत सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा है कि ये पहला इशू नहीं है जो इलेक्शन से रिलेटेड उठाया जा रहा है। इससे पहले भी ईवीएम कंट्रोवर्सी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है बहुत टाइम से कि ईवीएम्स को गलत बता के इलेक्शन की हार का ठीकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की गई। सही है या नहीं है, फिर वही सवाल। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये इश्यूज उठाए गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन हार गए थे अभी रिसेंट महाराष्ट्र में हुए इलेक्शंस में, उन्होंने ईसीआई के सामने अपनी कंप्लेंट प्रेजेंट की कि हमें ये लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग जो है वो गलत हुई है। ईसीआई ने क्या किया? ईसीआई ने उन सारे इलेक्टर्स को बुलाया जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी और उनके सामने ईवीएम्स को चेक करके दिखाया। उसके बाद में उन इलेक्टर्स को जो हार गए थे ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं, जैसा बोला जा रहा है वैसा नहीं है। हाँ, प्रोसेस में दिक्कत होती है, वो मैंने पहले भी बोला आपको, लेकिन ये नहीं है कि टेक्निकल नो हाउ की वजह से या फिर कोई टेक्निकल इश्यू को अपना हथियार बना के एक पार्टी और ईसीआई ऐसा कुछ कर रहे हैं जिनसे ईवीएम्स ही गलत तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक प्रेस नोट रखा है ईसीआई का 31 जुलाई 2025 का, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, बिल्कुल रीसेंट है, जिसमें ये सारा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है दैट ईवीएम्स आर टेम्पर प्रूफ। और ये ईसीआई ने खुद से नहीं कह दिया, ये ईवीएम्स को चेक करवाने के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ईसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया, जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अग्री करती हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है।
फिर वही बात कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद से ही ये सारे काम कर रही है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के लिए एसआईआर अनाउंस किया तो उससे उस टाइम पे या उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि ईसीआई ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी वहां पे बिहार के इलेक्शंस में स्टेक होल्डर थी उनको इनवाइट किया, उनके लीडर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां ईसीआई के सामने गए और वहां सारे प्रोसेस को उनको समझाया गया। इस प्रोसेस के दौरान सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में रिलीज किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ईसीआई ने खुद से ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ईसीआई ने जब फर्स्ट फेज ऑफ बिहार एसआईआर इशू किया तो भी टाइमली इंफॉर्मेशन रिलीज की कि बिहार में हो रहे एसआईआर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आप खुद भी जाके देख लीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत इजीली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें छुपी हुई हैं, पब्लिक डोमेन में लाई नहीं गई। नहीं, गलती हमारी है कि हम ये चीजों को ढूंढने की या देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, डेट वाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हर चीज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस इशू होते रहे। टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसकी जानकारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स, आपके और मेरे जैसे लोग जिनको इस प्रोसेस से किसी भी तरीके से फर्क पड़ता है, जिनकी लाइफ में ये प्रोसेस किसी भी तरीके से प्रभाव डालती है, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जब ईसीआई ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो जो इलेक्टोरल रोल्स से वो चेंज होने के बाद में जो उनकी फाइनल लिस्ट आती है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में साझा की गई। तो ऐसा नहीं है कि क्या चेंज हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को या उनके एजेंट्स को पता नहीं था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स वहां पे भारी मात्रा में थे। बिहार में हर पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें खुद से ही हो रही थी, हर पॉलिटिकल पार्टी को इन सब चीजों के बारे में जानकारी थी। अब हम ये जानते हैं कि ये इशू कहां से एक अलग तरीके का टर्न ले लेता है। क्यों? क्योंकि वोट चोरी के एलिगेशंस अभी से तो नहीं लगे, वोट चोरी के एलिगेशंस लगे लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चले गए। कुछ दिन बहुत शांति रही, कुछ पार्टीज ने बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ने के लिए भी अनाउंसमेंट किया कि वो ऐसा बॉम्ब फोड़ेंगे या फिर वो कुछ ऐसा करेंगे कि बस सारा इलेक्टोरल प्रोसेस साफ हो जाएगा या फिर साफ साफ दिख जाएगा कि हो क्या रहा है, उनके साथ में क्या किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। हमने ये देखा, और ये सिर्फ मेरे देखने की बात नहीं थी, हम इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जैसे ही बिहार इलेक्शन से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग स्टार्ट होती है वैसे ही कुछ पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं उन्होंने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया। लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि उस यात्रा के तुरंत बाद जब उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरी यात्रा निकाली, उस यात्रा में वोट चोरी के मुद्दे पे कोई बात नहीं की गई और वहां पे उस स्टेट के मतलब बिहार के लोकल इश्यूज जो थे वो फोर फ्रंट में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मैं मानता हूं कि वहां पे इस मुद्दे को इतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, लोगों पे, लोगों की साइकी पे इसका इफेक्ट जितना ये पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही थी वो नहीं दिख रहा था। इसलिए इनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी और इन्होंने लोकल मुद्दे उठाना स्टार्ट किए इस वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ के। इसके साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हम जब ये बात करते हैं कि क्या ये मुद्दा सिर्फ आपके, मेरे और पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट में जब एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर ने इस क्लेम को लेके एक पिटीशन फाइल की तो मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को सिरे से खारिज किया और वो इतना बेसलेस बताया गया कि मद्रास हाईकोर्ट को उस पिटिशनर पे 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का यह मानना था कि वो पिटीशन जो थी वो बिना किसी तथ्य पे आधारित थी, वो
किसी भी तरीके से किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए नहीं लगाई गई थी। इट वॉज जस्ट अ स्टंट फॉर पब्लिसिटी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं एक बार कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कई बार ये पूछे जाने पर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज से अफेक्टेड हैं, जिनको ये लगता है, वो क्यों कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रही। अगर उनके पास इतने ज्यादा तथ्य हैं, अगर उनके पास इतने ज्यादा सबूत हैं, तो वो क्यों कोर्ट से ये गुजारिश नहीं कर रही, या फिर वो क्यों कोर्ट केस फाइल करके और इस सारे मुद्दे को कोर्ट में नहीं ले जा रही। उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि देखिए, जब कहीं भी वोटिंग होती है तो मेरे और आपके जैसे हर वोटर के पास एक राइट होता है कि मुझे अगर ये लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का बटन ईवीएम पे प्रेस किया और जो पेपर ट्रेल है वो किसी दूसरी पार्टी की आ गई, तो मैं ये अधिकार रखता हूं कि मैं वहीं अपने पोलिंग ऑफिसर को बोल के वोटिंग रुकवा सकता हूं। पोलिंग ऑफिसर को उस वोट के बारे में पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। वो कैसे होता है? वो होता है टेस्ट पोलिंग से। पूरे प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है और मेरे कहने के बाद में मेरे को मेरे एक्शन का कॉन्सिक्वेंस बताया जाता है। उस कॉन्सिक्वेंस में एक बहुत बड़ा पेज है। वो पेज क्या है? वो पेज है कि यदि मेरा क्लेम जो है कि मैंने बटन एक पार्टी का दबाया था लेकिन पर्ची किसी और पार्टी की निकली, वो सही पाया जाता है, तो वोटिंग वहीं रोक दी जाती है। लेकिन अगर ये झूठ साबित होता है कि मैंने जो बटन दबाया और पर्ची भी उसी पार्टी की निकली लेकिन मैंने झूठ बोला था, उसमें सजा का प्रावधान है। तो मैं और आप, मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों में से कभी भी किसी ने ऐसा देखा हो कि हमारे पोलिंग बूथ पे ऐसा हुआ हो कि वोटिंग रोक दी गई हो किसी के ये कहने पे कि वहां पे उसके प्रेस्ड बटन में और वीवीपैट से जो ट्रेल निकली, पेपर ट्रेल, उसमें डिफरेंस के कारण। मुझे नहीं लगता। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे साझा करें। तो मेजर इशू ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने से इसलिए डर रही हैं कि जब ईसीआई के पास में सारी चीजों की जांच करवाने का प्रोविजन है, तो उसके साथ में ही उसके पास सजा देने का भी प्रोविजन है। सजा ईसीआई डायरेक्टली नहीं देता, लेकिन ईसीआई आईपीसी या फिर अब जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसके अंडर एक सेक्शन में कंप्लेन करता है और उसके उस सेक्शन के अंडर उस फर्जी वोटर को सजा मिलती है। अब देखिए, कुछ जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसे सवाल भी उठाए जो वाजिब दिखते हैं, लेकिन उनका जवाब भी सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं दिया गया। वो सवाल क्या था? बहुत सिंपल सा सवाल कि अगर आप लोगों के पास में ये इंफॉर्मेशन है कि इलेक्टोरल रोल्स ही गलत हैं, तो फिर जब बिहार एसआईआर अनाउंस हुआ और आपको एक बहुत लंबा टाइम दिया गया उसके स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक, तो आपने उस दौरान किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशंस क्यों नहीं दी ईसीआई के सामने? उस दौरान होने वाली गलतियों के बारे में ईसीआई को क्यों नहीं बताया? तो इस बारे में उन पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि उन्हें समय कम दिया जाता है। जबकि मैं आपको ये बता देता हूं और आपको सुन के भी बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 25 जून को और ये प्रोसेस खत्म होता है 1 सितंबर को। तो आप खुद सोचिए कि क्या 25 जून से लेकर 1 सितंबर का समय सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या ये वोट्स चोरी के हैं या नहीं है, क्या ये वोट गलत जुड़ गया है या कोई वोट गलत हट गया है, ये जानने के लिए इतना बहुत कम समय तो नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि इंटेंशनली ये चीज को भी छोड़ दिया गया। अब हम ये और देख लेते हैं कि इस प्रोसेस से जुड़े हुए लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं। वो दो रोल्स हैं बीएलए और बीएलओ के। बीएलए का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट, वो होता है पॉलिटिकल पार्टी का। और बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन होते हैं? आपके और मेरे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर, नर्सेज, पोस्टमैन, ऐसे ही किसी सरकारी संस्था में काम करने वाले लोग जिनको इस सारे तंत्र के बारे में जानकारी होती है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनका काम है हर घर में जाना, हर इलेक्टर की जानकारी प्राप्त करना, किसी के साथ में अगर कोई बदलाव करना है तो वो करना, और किसी के साथ में अगर कुछ और इशू है तो उसको सॉल्व करवाना।
बूथ लेवल एजेंट क्या करते हैं? बूथ लेवल एजेंट ये ध्यान रखते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि इन रोल्स में ना छूट जाए, किसी गलत आदमी का नाम जुड़ नहीं जाए, किसी गलत आदमी का नाम कट नहीं जाए। ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के होने के बावजूद उन बूथ लेवल ऑफिसर्स को मदद करते हैं जिनकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा होता है। तो आप ये भी समझिए कि जमीनी स्तर पे जब ये सारा काम हो रहा है तो उससे भी पॉलिटिकल पार्टीज मुंह नहीं मोड़ सकती कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बूथ लेवल एजेंट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी खुद नियुक्त करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे ईसीआई इन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेके चलती है। तो चलिए अब हम एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लेम्स, एलिगेशंस ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका एक पार्ट है। लेकिन नहीं, इस ब्लेम में, इस एलिगेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्लेम जो है वो गलती का नहीं है, ये एक गलती को गुनाह बना देने की एक कोशिश लगती है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि ऐसा लगता है क्योंकि हमें भी अभी तक बहुत ज्यादा फैक्टफुल चीजें नहीं मिली हैं। हमने ये देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रेजेंटेशंस की, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें ये सारी बातें आई कि यहाँ पे एक एड्रेस पे बहुत सारे वोट्स थे, एक इंसान की फोटो कई सारे वोटर आईडी कार्ड्स में थी। तो ये हमने देखा, लेकिन इनसे ये साबित नहीं हो जाता कि वोट चोरी हुई। क्यों? क्योंकि ये तो गलती है जो हर किसी से हो सकती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है कि ये गलती नहीं गुनाह है, तो ये ब्लेम जो है वो डायरेक्टली ईसीआई पे नहीं जाता, वो ब्लेम जाता है डायरेक्टली बीएलएस पे और बीएलओस पे। तो हम ये कतई नहीं मान सकते कि कोई इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। हाँ, हम ये जरूर मान सकते हैं कि ये गलती है और इसे बिल्कुल टाइम टू टाइम सुधरना चाहिए। हेंस एसआईआर, घूम फिर के सारी बातें वहीं आ जाती हैं कि ईसीआई को भी पता है कि ये सारी गलतियां हो रही हैं, इसीलिए वो इंटेंसिव रोल रिवीजन करना चाहता है, लेकिन ये पार्टीज उसका भी विरोध करती हैं। दूसरा इशू इस एलिगेशन से, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बॉडी पे एलिगेशन लगा रहे हैं और वो एलिगेशन ये है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, जबकि मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस बॉडी के अगेंस्ट में लोगों को खड़ा कर देना और एक ऐसी वेव बना देना सिस्टम में, सोसाइटी में, कि जिससे लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा हो, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। अब मैं इसके फेवर में क्यों नहीं हूं? क्योंकि देखिए, जब इस सारे मुद्दे की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जेनजी का। तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बहुत बड़ी बात है। देखिए, इलेक्टर मैं भी हूं, इलेक्टर आप भी हैं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हमसे भी उम्र दराज लोग, हमसे थोड़े छोटे लोग भी वोटर हैं। सिर्फ जेनजी ही वोटर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेजेंटेशंस में नाम सबका लिखा जाता है, लेकिन जब एम्फेसाइज किया जाता है तो जेनजी को किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बगल के एक देश में अभी जेनजी रेवोल्यूशन हुआ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो असामाजिक तत्व अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जेनजी से ये आग्रह करते हैं कि वो इस एलिगेशन को बेस बना के एक मूवमेंट को स्टार्ट करें, तो उस मूवमेंट में कहीं ना कहीं हमको अनार्की की झलक दिखती है। और वो मूवमेंट अभी हो नहीं रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन कब तक, कितनी बार इस आग को भड़काया जाएगा और कितनी बार इसी ब्लेम को दोबारा अलग अलग फॉर्म्स में लगाया जाएगा, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। अगर आप लोग करते हो तो भी मुझे बताइएगा। तब हम आ जाते हैं उस बात पे कि क्या हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमने वीडियो के बीच में भी ये बात की कि अगर इस गलती को एक गलती की तरह किसी को सुझाव देके ठीक करवाने की गुजारिश की जाती तो मैं खुद भी उसका बिल्कुल भरपूर समर्थन करता। लेकिन अभी इसको एक बहुत अलग रूप दे दिया गया है। अभी इसको एक इंडस्ट्रियल लेवल और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के तहत की गई एक षड्यंत्र, किए गए एक षड्यंत्र का रूप दे दिया गया है।
मुझे लगता है हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी एक संवैधानिक संस्था और हमारी सबसे प्रथम संवैधानिक संस्था पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सीधा हमारे लोकतंत्र पे भी अटैक करने की एक कोशिश बन सकती है। अब दूसरी बात ये कि देखिए, जब ये एलिगेशन लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्पायर कर रही है, तो वही बात पहले जो मैंने आपको बताई वही यहां वापस डिस्कस करने की जरूरत आ जाती है कि इस प्रोसेस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे वर्कर्स दिन रात मेहनत करके ये सारा प्रोसेस पूर्ण करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को लगा के ये प्रोसेस जो है वो पूरा करवा लेता है, नहीं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोग बहुत दूर दराज के एरियाज में जाते हैं, अपने खुद की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के उनको जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये सब षड्यंत्र है, तो इसमें उन लोगों पे भी ब्लेम किया जा रहा है जो लोग नीचे से लेकर ऊपर तक इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो कंप्लेंट्स हैं वो एलिगेशन के फॉर्म में ना होके सिर्फ बेहतर करने के सुझाव के फॉर्म में रहें। चलिए एक बार हम फिर से इस बारे में बात कर लेते हैं कि अभी इस टाइम पे हमको ये सारे मुद्दे पे बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरे हिसाब से इसके मेजर रीजंस ये हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये एलिगेशंस लगाए गए कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस ठीक तरीके से नहीं करवाए गए। और मैंने आपको कुछ देर पहले एक स्लाइड दिखाई जिसमें ईसीआई का एक प्रेस रिलीज था जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि उन्होंने जो कंप्लेनेंट्स थे उनके साथ इस मुद्दे के बारे में गहन जांच करके और ईवीएम्स को टेम्पर प्रूफ बताया। हम बात करते हैं हरियाणा इलेक्शंस पे, उन इलेक्शंस पे भी एलिगेशन लगाया गया कि वहां पे भी इशू हुआ। क्या इशू था? सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के रूल्स में बहुत क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर 45 डेज के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी या बड़ी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट करती है और उसकी जांच करने के लिए सीसीटीवी वीडियो की आवश्यकता है, तो ईसीआई उस सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स को उस पार्टी के साथ में साझा कर सकती है। लेकिन ये जो कंप्लेंट्स हुई ये 45 डेज के बहुत टाइम बाद हुई। अब तो हम ये देख रहे हैं कि उस इलेक्शन को लोग भूल चुके हैं। हाँ, एक दूसरी बात ये भी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे ही ये एलिगेशंस लगा देती या फिर उस टाइम पे ही ये कंप्लेंट्स कर देती और फिर अगर ईसीआई ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करने से मना करता तो आज मुद्दा अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि एक महिला का चित्र बहुत सारे वोटर कार्ड्स में लगा हुआ था जिसको लेके फिर से बवाल करने की कोशिश की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गलतियां हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सारी गलतियां हैं, ये हमसे और आपसे ही होती हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक महिला अधिकारी जो ये इलेक्शंस करवाने के लिए अपना रोल प्ले कर रही थी, उन्होंने खुद से आके ये बयान दिया कि उन्होंने वो फोटो को उस टाइम के इलेक्टोरल रोल्स में देखा था और टाइमली उनको ईसीआई के पास अपडेट करने के लिए पहुंचा दिया था। और जो ओरिजिनल वोटर्स थे उनके फोटो आईडी पत्र देखने के बाद में ही उनके द्वारा वहां पे वोटिंग करवाई गई। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा। बात सिर्फ समझने की और समझाने की है, जैसे मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप भी इन सारे तथ्यों की एक बार खुद से जांच करें और जितने ज्यादा लोगों तक हो सकती है ये इंफॉर्मेशन शेयर करें। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम लोग बिना सोचे, बिना जाने, बिना किसी से पूछे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया को अपनी पावर बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक टूल बनाइए, कमजोर करने का नहीं। मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर मैंने जो भी आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं उनमें आपको कोई गलती लगती है, कोई कमी लगती है, या आपको लगता है कोई ऐसी बात थी जो हम कर नहीं पाए, कोई ऐसी बात थी जो आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जितने भी कमेंट्स हमको रिसीव होंगे हम उन पे फिर से बात करेंगे। और फिर से मेरा सवाल कि अगर चोरी हुई है तो उसकी कंप्लेंट करना क्या हमारा फर्ज है या उससे भागना हमारी गलती? जय हिंद, जय भारत।